हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के यूनिट्स क्या होती, क्योंकि आवेश का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम। एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम। उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था। आवेश के क्वांटीकरण के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने लगाए थे। अब उसी के आगे, उसी वीडियो को अगले क्रम में चलाते हुए आज क्लास 12 फिजिक्स में आवेशन के प्रकार, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन के कितने प्रकार हैं? 3। हम इलेक्ट्रिकली चार्जेज 3 टाइप से कर सकते हैं। नंबर 1 है घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा। हम किसी भी बॉडी को, किसी इलेक्ट्रिकल बॉडी को घर्षण या फ्रिक्शन द्वारा चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। नंबर 2 चालन या कंडक्शन विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। नंबर 3 इंडक्शन या प्रेरण विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। ये 3 विधियां अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर हम 2 वस्तुएं लेते हैं। यहां पर 2 वस्तुएं ले रहे हैं, एक है कांच की छड़ और एक है रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो जब इनमें फ्रिक्शन हो रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कांच में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और रेशम में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इनको आपस में फ्रिक्शन किया जाता है या रबिंग किया जाता है, तो इसमें से एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन छूट करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इसको कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। अब कैसे जा रहे हैं? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाएगा, तो देखिए क्या घटना घटेगी। पता लगा कि कांच वाले जो छड़ है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन छूट करके रेशम वाले कपड़े से जाके चिपक गए। इसने त्याग कर दिया, अब इसने ग्रहण कर लिया, इसने गेंद कर लिया। अब क्या हुआ? तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे छूट के इस पर आए, तो समझ लो उतने ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वस्तु दे देती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और जो वस्तु लेती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे 4 पॉजिटिव हैं, तो वही 4 यहाँ पे निगेटिव है। तो इस तरीके से दोनों बॉडी चार्ज हो चुकी हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। और नेक्स्ट विधि हम लोग देखते हैं प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो प्रेरण विधि में क्या है? इस बार हम किसी भी वस्तु को एक दूसरे से टच नहीं कराएंगे, दूर से ही चार्ज करा लेंगे, कोई भी टच नहीं होगा। तो देखिए एक ये बॉडी है, दूसरी एक और बॉडी है। फर्स्ट टाइम पे ये दोनों बॉडी है और इनमें कोई भी बॉडी चार्ज नहीं है। फिर हम करेंगे क्या? कोई एक ऐसी कांच की छड़ लाएंगे या और कोई छड़ लाएंगे जो पहले से ही चार्ज है। तो जैसे चार्ज है, ये इसे इतना सिस्टम होने के बाद अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट करा दिया और इस वाली छड़ को यहां से ला रहे हैं। ये कांच की एक छड़ है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये क्या करेगी छड़ कि इसमें से, इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों बॉडीज के, तो वो मिला के उन सबको अट्रैक्ट कर लेगी।
इनके दोनों बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके और इसके दोनों को मिला करके, तो उन इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज इसके वो रिपेल होंगे, वो दूर दूर भागेंगे। तो इन दोनों बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव चार्ज ने उनको अट्रैक्ट कर लिया और इन दोनों बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, उनको दूर भगाएंगे, तो ये दूर भाग गए। अब हम क्या करें, इन दोनों बॉडी को थर्ड स्टेप में इन दोनों बॉडीज को अब हम अलग अलग कर दें। तो जैसे ये नेगेटिव, ये फर्स्ट वाली बॉडी है, नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ जाएंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम इस छड़ को, कांच वाली छड़ को या कोई सी भी छड़ को जो चार्ज है, इसको यहां से अलग हटाएंगे। पहले जब ये दोनों जैसे ही चार्ज होंगे, उसी समय हम इन दोनों बॉडीज को अलग अलग कर देंगे। तो समझ लीजिए इस तरीके से ये दोनों चार्ज हो गए, बॉडी दोनों चार्ज हो चुकी हैं, दोनों बॉडी अलग अलग हो गई हैं। लेकिन चार्ज करते समय इस बात का ध्यान रहे कि हमने दोनों बॉडी तो ले ली, आपस में कंटैक्ट भी करा दिया और यहाँ से कोई एक छड़ भी लाए जो कि चार्ज है। अब तुमने दोनों को अलग अलग भी कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए। और यदि आपने ये वाली छड़ पहले हटा दी, इनका कंटैक्ट नहीं हटाया, छड़ पहले हटा दी, तो क्या होगा कि जैसे पहले थे ज्यों के त्यों इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे और कोई भी बॉडी इसमें से चार्ज नहीं हो पाएगी। तो करना क्या है, आपको इनको चार्ज करना है तो इनको अलग अलग करने के बाद पहले इनको हटाओ, उसके बाद इस छड़ को हटाओ, तो ये चार्ज हो जाएंगे। तो आज आप लोगों ने आवेशन के प्रकार सीखे। कूलाम का नियम, एक वैज्ञानिक थे कूलाम। तो उन वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों की एक दो पॉइंट हैं ए और बी दो पॉइंट हैं। उन पॉइंट्स पर एक आवेश Q1 है, एक Q2 है। तो वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, जो कि वैद्युत बल आकर्षण भी होता है अथवा प्रतिकर्षण भी होता है, तो दोनों आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, जो कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है, उन दोनों को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला या सूत्र दिया था या एक नियम बनाया था। उसी नियम को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या उन्होंने बताया, ये दोनों बिंदु आवेश हैं, दोनों चार्ज हैं। तो दोनों जब चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर कोई न कोई फोर्स लगा रहे होंगे। यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यदि ये दोनों बॉडी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो आप एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। यदि इनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे। तो आकर्षित कर रहे होंगे, प्रतिकर्षित भी कर रहे होंगे, उनकी हैबिट के अनुसार या उनके नेचर के अनुसार। उनका नेचर कैसा है, जब सेम होंगे या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर करेंगे। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अनलाइक हैं या अलग अलग प्रकार के हैं, विजाती हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वो फोर्स कितना होगा, वो बल कितना होगा, उस बल को ज्ञात करने के लिए ही कूलाम ने अपना नियम दिया था। और उस वैज्ञानिक कूलाम ने कई दिनों तक अपना प्रयोग किया, तब एक निष्कर्ष निकाला कि
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम r मान लें, तो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम इन दोनों नियमों को मिला दें, इनको इकट्ठा कर दें, तो हो जाएगा F अनुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यदि ये अनुपाती साइन यहां से हटाते हैं तो इक्वल का साइन आ जाएगा कोई एक नियतांक, कोई एक कांस्टेंट आ गया के, जहां उन्होंने इस के की वैल्यू, जहां वैज्ञानिक कूलाम ने इस के की वैल्यू निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की थी 9 × 10⁻9। यहां पर जो k है कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 4। कांस्टेंट है पाई, ये भी सभी लोग जानते हैं 3.14, और एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 (10⁻12) न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू निकाली थी। ये आप देख लीजिए एक बार फिर से इस रूल को। तो कूलाम ने जो अपना रूल बताया था, इसको और सही से हम लोग समझें तो F बराबर 1/0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरीके से ये फार्मूला बनता है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को मिलाया तो Q1 Q2 ऊपर है तो ऊपर रहेंगे, R स्क्वायर नीचे है तो नीचे रहेगा। इन दोनों नियमों को मिला दिया। उसके बाद जैसे ही ये वाला साइन हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि k है। वैज्ञानिक कूलाम ने इस k की वैल्यू या इसका मान ये दिया था k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 × 10⁻9 होता है। ये वैल्यू बार बार हम लोग यूज करेंगे फार्मूले में या कोई क्वेश्चन हल करेंगे उनमें। उसके बाद है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं जिसका मान 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब ये कांस्टेंट k की वैल्यू ये हम यहाँ पे रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन के तैयार होता है। अब
अभी भी इसमें कुछ बातें और रह गई हैं कि एप्सिलॉन नॉट पे ये कैसे निर्भर करता है। तो एप्सिलॉन नॉट का ये मान फिक्स होता है, यही रहता है, ना घटता ना बढ़ता है। उसके बाद मान लें कि इन दोनों आवेशों के बीच कोई एक ऐसा पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो। इन दोनों आवेशों के बीच कोई एक ऐसा पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। इसका अर्थ होता है कि जैसे ही आप इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कि कांच, अभ्रक, मोम, तेल, ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं, तो इनमें कोई सा भी पदार्थ जैसे आप भर देंगे तो तुरंत लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? इसीलिए इस के को नीचे रखा गया है। क्यों? और इस के का मान निर्वात के लिए तो एक होता है, इस के का मान निर्वात के लिए 1 होता है और धातुओं के लिए 1 से अधिक अनंत तक होता है। अन्य पदार्थों के लिए 2, 3, 4, 5 और अनंत तक होता है। अन्य पदार्थों के लिए, अन्य पदार्थों के लिए, लेकिन हाँ स्पेशली धातुओं के लिए अनंत होता है। कोई सी धातुएं अगर जो हैं तो धातुओं के लिए के बराबर अनंत हम लोग मानते हैं। तो जैसे ही आप इनके बीच कोई पदार्थ भर देंगे तो लगने वाला बल तुरंत कम हो जाएगा। सबसे अधिक फोर्स कब लगता है? निर्वात अथवा वायु में। और उसके अलावा जैसे ही कोई आप इसमें पदार्थ भर देते हैं, कांच भर दो, अभ्रक भर दो, उसी हिसाब से लगने वाला बल तुरंत कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है इसीलिए के को नीचे रखा गया है।